हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारियां भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी जिन भी एग्जाम की आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और किस टॉपिक से रिलेटेड आपका वीडियो और किनको किनको बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलने वाला है ये पूरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अभी कुछ मिनट्स के अंदर। उसके बाद से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, ये टीचिंग से संबंधित अलग अलग तरीके के आपके एग्जाम हैं और यहाँ पर बेसिकली हम भूगोल विषय को टारगेट में रखकर यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण 150 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 150 प्रश्न। और ये किस सेक्शन से है? तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। अगर ये ब्रांचेस आपने नहीं पढ़े होंगे, मान लीजिए यूजी लेवल आपने किया होगा तो उससे पहले आपने फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ही आपको भू आकृति विज्ञान के जो भी टॉपिक्स हैं, मतलब मान लीजिए भू आकृति विज्ञान जब पीजी का छात्र पढ़ता है तो वहां पर काफी ज्यादा वो ब्रॉड थोड़ा सा हो जाता है, उसको मतलब काफी ज्यादा उसके जो आपने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े होंगे तो उसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ पर सारा कुछ भू आकृति विज्ञान में दिया जाता है। तो भू आकृति विज्ञान से संबंधित 150 प्रश्न, वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में या यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन का कलेक्शन मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन का कलेक्शन आपका जो दृष्टि पब्लिकेशन की यूजीसी नेट की गाइड बुक आती है आपकी, जिसमें आपके पूरे 10 यूनिट जो कि आपके यहां पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपके 10 यूनिट होते हैं यूजीसी नेट के अनुसार जो सिलेबस आपका दिया गया है। तो इन 10 यूनिट के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी के जो यहां पर 150 प्रश्न, वहां पर आपको सारा कुछ मेंशन भी होगा किस सन में और यूजीसी नेट के किस शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं भरोसा करता हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक देखेंगे। इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, इससे आपको ही मैक्सिमम फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके पूरे पूरे छप जाएंगे पेपर में, लेकिन आपको यह भी भरोसा रखना पड़ेगा कि यहां से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी आगे जब भी एग्जाम होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, मान लीजिए जो आपके करंट टाइम में जो भी चीज आती है, चाहे कोई डिजास्टर हो गया, कोई आपका बादल कहीं पे फट गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गया, उसके नामकरण से संबंधित कौन से राज्य पर उनका इंपैक्ट ज्यादा पड़ा, तो ये करंट टाइप के क्वेश्चन एक आध दो पूछ ले जाते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो थ्योरी वाले हैं, सिद्धांत हैं, ये सारे नहीं बदलते हैं, उनके पूछने का पैटर्न आपका बदल जाता है। तो वो क्वेश्चन निश्चित रूप से पहले भी पूछे गए थे और अभी पूछे जाएंगे और आगे जितने भी परीक्षाएं होंगी वहां पर पूछे ही जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भूगोल विषय के छात्र हैं या भूगोल विषय से आपके परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने बुक्स में भी देखा होगा तो वहां पर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं इतनी मोटी बुक्स को कवर नहीं कर पाते, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर यूनिट्स के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हो 150 200, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज यहां पर करा दूं। और इसके साथ ही साथ भूगोल विषय नहीं, इसके साथ ही साथ अन्य और भी विषयों के जो क्वेश्चन होंगे इस तरीके के, वो भी मैं कराऊंगा और पेपर 1 से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो थोड़ा समय यहां पर मैं मैनेज करके इसको कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप सभी जो है अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। और क्योंकि देखिए ये वीडियो तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे यहां पर दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सैन एंड्रियंस भ्रंश निम्नलिखित में से किसका घोतक है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जून 2019 में यूजीसी नेट का जो पेपर सेकंड भूगोल विषय से संबंधित आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो चारों विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, अगर चारों विकल्प पे मतलब पढ़ते हैं तो उसके बाद से जो है आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सीधे आप पॉज करके चाहें तो आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बताते हुए चलेंगे। तो देखिए सैन एंड्रियंस भ्रंश जो है निम्नलिखित में से किसका घोतक है, तो ये जो है आपका पट्टिका यानी कि प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन के साथ जो है ये इसका आपका घोतक है, सैन एंड्रियंस भ्रंश जो आपका बना है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि सैन एंड्रियंस भ्रंश कहां पर है, वो आप कमेंट बॉक्स में यहां पर जवाब देंगे। बाकी हम तेजी के साथ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हिम घाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा हिम घाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी यहां पर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पट। पट जो होता है, पट हिम घाव, वो प्राकृतिक रूप से
सर्वाधिक जो है विनाशकारी, सर्वाधिक जो है नुकसान पहुंचाने वाला आपका होता है। और ये भी क्वेश्चन जून 2019 में आपका पूछा गया है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं चलेंगे क्योंकि यहां पर समय ज्यादा आपका लग जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन आपको यहां पर एक ही वीडियो में कई पार्ट न बनाना पड़े। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के वलन के उदाहरण होगा। ये आपको यहां पर चारों विकल्पों में से बताना है। कई तरह के वलन होते हैं जो फोल्ड आप देखते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय ही आपका वलित पर्वत है, वो वलन है। अब उसमें भी कोई चीजें ज्यादा झुकी हैं तो वो उसको अलग अलग नाम से यहां पर डिफाइन किया गया। तो यहां पर आपको बताना है कि यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के वलन के अंतर्गत आपका आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सायन वलन के अंतर्गत ये आता है। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया सोर्स भी, तो आप ऐसा नहीं कमेंट करें कि नहीं ये कहां से क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही सारा कुछ आपको बता दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। विश्व भूगोल के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मतलब बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी में आपने कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया, जितने भी थ्योरी है, चाहे पर्वत निर्माण से संबंध में है, चाहे लैंडफॉर्म निर्माण से संबंधित है, चाहे इवन जितनी भी थ्योरीज हैं, तो उनको अब प्लॉट किया जाता है आपके कंट्री वर्ल्ड वाइड, तो उस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बनाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका माउंट सेंट हेलेंस जो है आपका यहां पर अवस्थित है। आप देखिए इसको और भी इसको अच्छे तरीके से दिमाग में याद रखना चाहते हैं तो सीधे गूगल पे जाइए, सबके पास आज के समय में मोबाइल है, और सीधे मैप में जाके आप सर्च कर सकते हो यहां पर माउंट सेंट हेलेंस। ये आपको उस मैप में भी दिख जाएगा किस कंट्री के अंदर आता है, किस महाद्वीप के अंदर आता है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका यहां पर दिया तो ये तो आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ये आपका देश आता है, तो उस देश के अंदर ये आपका माउंट सेंट हेलेंस जो है आपका है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। और भी तेजी के साथ हम क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस क्रिया के द्वारा निम्नावलन यहां पर पैदा होता है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर परपटी के मुड़ने से जो है आपका निम्नावलन जो है यहां पर पैदा होता है। जैसे कि आपका ऊपर वाला भाग ये पृथ्वी का क्या है, ये क्रस्ट वाला भाग है, आपका परपटी है। अब इसी में जैसे माउंटेन बिल्डन वाला प्रोसेस क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी वाली प्लेट नीचे की तरफ आ जाती है और जो कम घनत्व वाली प्लेट ऐसे ऊपर उठ जाती है, तो इस तरीके से पर्वत का निर्माण आपका हो जाता है। तो काफी कुछ थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका परपटी का मुड़ना। अब अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। यह आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस भी क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर ओजर्स द्वीप समूह जो है यहां पर परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। बाकी एलिसियन द्वीप समूह, आपका मिंडनाओ द्वीप समूह और उसके बाद से सखालीन द्वीप समूह, ये सारे जो है परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी का भाग यहां पर हैं। बाकी ये जो कोई पूछा गया कि नहीं है तो वो है ओजर्स द्वीप। आप इसको भी गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैप में बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर है तो थोड़ा रील और यूट्यूब से हटके अपनी जानकारी को इंक्रीज करने में थोड़ा समय आप खर्च करोगे। औसतन बहुत सारी रिसर्च इस समय हुई है कि ज्यादातर जो है आज के करंट टाइम में लोग जो है अपना 6 से 7 घंटा या 5 से 6 घंटे के आसपास मोबाइल पे यहां पर व्यतीत करते हैं। तो अगर उसी टाइम को आप मत बदलो, उस टाइम को जो आप अलग अलग जगह लगा रहे हो मनोरंजन में, इस तरीके से उसको ज्ञान बढ़ाने पे लगाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। आप तैयारी करने वाले हैं तो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। आपकी अगर आप सामान्य जानकारी रखने वाले हैं तो आपका एक लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा अलग व्यक्तियों के कंपैरिजन। तो यहां पर ऑप्शन सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि वह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था। ये आपको बताना है, ये थ्योरी वाला पार्ट है। तो वो कौन सा युग है वो भी बताइएगा आप, और किसने ये बताया था। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल अगासी के द्वारा जो है ये बताया गया था कि एक हिमयुग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा जो है हिमाच्छादित था, यानी बर्फ से पूरा जमा हुआ था। तो ये आपका अगासी के द्वारा लुइस अगासी या एल अगासी के द्वारा ये बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस तरीके से कलेक्शन कम ही देखने को मिलेगा। मैं ये टाइप करके भी आपको करा सकता था लेकिन उसमें काफी वक्त लगता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको ये तो क्वेश्चन काफी फेमस है आपका। एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था।
जियोमॉर्फोलॉजी में जब आप स्टार्ट करते हो चैप्टर तो आपको इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ने को मिलेगा। जेम्स हटन महोदय ने, जिनके द्वारा यहाँ पर एकरूपतावाद का सिद्धांत दिया गया था, वर्तमान भूत की कुंजी इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी आजकल का ये जितना भी आप स्ट्रक्चर या लैंड फॉर्म्स या पर्वत पठार महाद्वीप जो कुछ भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज देख रहे हैं तो ये ऐसे ही थे, इनमें काफ़ी वक्त लगा। ये काफ़ी पीछे बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो अभी भी निरंतर काम कर रही हैं और पहले भी काम करते थे, जिनके फलस्वरूप ये लैंड फॉर्म्स आपको वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। तो आप उस थ्योरी को भी आप जाकर देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर थोड़ा सा ये स्कैनिंग में ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ मैनेज करिएगा। अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन जो है यहाँ पर कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है ये आपको बताना है कि अपरदन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी कि जिसको रिमूवल कहते हैं वो क्या कहलाता है। तो इन चारों में से आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा संरक्षण, ये कहलाता है और ये भी क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 8 से 15 पे आ गया। तो फिर से हम आगे चलते हैं, थोड़ा स्कैनिंग में मैंने पूरा स्कैन किया तो इस तरीके से हो गया। तो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, क्योंकि 8 के बाद 9 आएगा, बाकी इसको फिर से हम 16 से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि 8 के बाद हमने 9 देखना था तो सीधे मैं 15 पे चला गया था, तो उसके बाद ही हम शुरू करें। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण के सही ढंग से जो है उसको वर्णित करता है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण के सही ढंग से जो है उसको वर्णित करता हो। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। वह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। ये जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण के सही ढंग से जो है यहाँ पर ये विकल्प जो है आपका इसको वर्णित करता है। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब तट की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको समझ लेना है और उसके बाद से राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर निमग्न ऊपर भूमि यानी अपर भूमि कह सकते हैं, अपर भूमि तटरेखा का जो उदाहरण है रिया तट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है, देखिए भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपर्दनीय विशेषताएं हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। ऐसी कौन सी भू आकृति है जो अपर्दनीय क्रिया के द्वारा यानी अपर्दन क्रिया के द्वारा जो है जिनका निर्माण हुआ है, वो आपको यहाँ पर चयन करना है। तो अपर्दन का मतलब कटाव उटाव। अपर्दन आप समझते हैं जैसे मिट्टी का कटाव भी बारिश में आपका होता है, उसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपर्दन की क्रिया होती है। उसमें पानी है, हवा है, कई प्रोसेस के द्वारा जो है अपर्दन की क्रिया होती है। तो इसमें से बताना है कौन सी ऐसी आकृति है जो अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिम गह्वर यारडांग गार्ज गोलरंध्र। ये सभी जो है आपके अपर्दनिक विशेषता वाली जो है स्थलाकृतियां हैं। हिम गह्वर यारडांग गार्ज गोलरंध्र आपका काष्ठ प्रदेशों में यहाँ पर है। यारडांग जो है आपका वायु क्षेत्रों में ये आपकी स्थलाकृति देखने को मिलती है। गार्ज जो है नदी के द्वारा है और हिमगह्वर आप हिमनद के द्वारा जो है ये स्थलाकृति देखने को आपको मिलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग स्थलाकृतियाँ दी गई हैं। कुछ डिपोजिशन यानी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हो सकती हैं, कुछ अपर्दनात्मक हो सकती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर है मैचिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं और आई होप कि आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर कूट दिया गया वो नीचे, पहले हम मैच कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। और जैसा कि सूची 1 यहाँ पर आपको दिया गया और सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। और इसमें मैं बता दूं कि इधर ये आपका बुक का नाम दिया गया है, यानी पुस्तक ये आपका दी गई है और इसके साथ ये विद्वान आप कह सकते हैं, विद्वान यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो कौन से विद्वान ने किस पुस्तक को लिखी है या किसकी है, तो उसके साथ मैच करना है। तो आइए हम इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए आपका दिया गया जॉन पॉलिक, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहला जो है यहाँ पर पहले के साथ ही मैच हो जाएगा, यानी कि इनके द्वारा इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक लिखी गई थी जॉन पॉलिक के द्वारा। फिर बी जो है आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो बी यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, यानी कि लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया, स्टीफन टर्डजिल के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। और सी जो है CH क्रिकेमे के द्वारा ये आपके
आई थिंक ढाल से रिलेटेड इनके कई सारे कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर भी देखने होगा आपको मिल जाएगा। तो CH क्रिकमे का जो है यहाँ पर द वर्क ऑफ द रिवर, यहाँ पर आपको पुस्तक देखने को मिल जाएगी। उसी प्रकार से चार्ल्स लाइल जो है इनके द्वारा यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पुस्तक लिखी गई थी। तो पुस्तकों से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो जो इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जिनमें महत्वपूर्ण ज्योग्राफर है, चाहे विडाल डिला ब्लास है, रिटर है, रेडजेल है, हमबोल्ट है, और भी बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं आपके, तो कार्ल सावर हैं, एलन चर्चल सैंपल हैं, विलियम मॉरिस डेविस हैं। तो इनके जो भी पुस्तक हैं उनको याद रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने कूट मिला था उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी A का पहला, B का दूसरा, C का तीसरा, D का चौथा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन TGT PGT में तो देखने को मिल ही जाते हैं ऐसे, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, यह वाक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स हटन महोदय के द्वारा दिया गया था यहाँ पर। तो इसको याद रखना है। एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? अभी ऊपर क्वेश्चन बना ही था, तो जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था। दिसंबर 2019 का ये क्वेश्चन है आपका, UGC नेट में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि भू अभिनेत्री को घेरे हुए दृढ़ भूभाग को कोबर ने क्या कहा था, ये आपको बताना है। तो कोबर ने यहाँ पर क्रेटोजन उसको कहा था, ये आपको याद होना चाहिए। तो 14 का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कोबर का पर्वत निर्माण के संदर्भ में एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है भूसन्नति वाला, तो उसको भी डिटेल में आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। तो भूसन्नति का सिद्धांत किसका है? कोबर का। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पर्वत निर्माण के संदर्भ में कई लोगों ने अपने सिद्धांत या थ्योरी जो दी है कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है, और बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम है आपके इस पृथ्वी के अंदर जो घटित होती हैं, उसके संदर्भ में बहुत सारी थ्योरी दी गई है, उनको जरूर पढ़िएगा। भूगोल में थ्योरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसके कोर को समझना चाहते हैं ज्योग्राफी में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब जो जितने भी ये घटनाक्रम हो रहे हैं वो आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हमने देख लिया था, जिसमें आपको मैंने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बताया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पूछा क्या जा रहा है कि पेनिप्लेन, देखिए अभी 17 मिनट हो चुका है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे है, मुझे आधे सेकंड में क्वेश्चन करना है, तब जाकर कम समय में होगा। तो पेनिप्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी, ये आपको बताना है। पेनिप्लेन, पेन प्लेन, इस तरीके से कई सारे जो है वर्ड है, और ये अलग अलग विद्वान के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो किसके द्वारा पेन प्लेन जो है अवधारणा इस्तेमाल किया गया था या प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिकमे महोदय के द्वारा यहाँ पर जो है पेन प्लेन। देखिए इसमें नाम और टर्म में काफी कई सारा अंतर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पेन प्लेन जो है क्रिकमे के द्वारा दिया गया, पेनी प्लेन आपका डेविस के द्वारा, जैसे अंतिम अवस्था नदी के द्वारा जो आपका मैदानी भाग तैयार किया जाता है उसके टर्म में इन शब्द का इस्तेमाल ऐसे हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति के संबंध में द्विचक्रीय सिद्धांत, जो चूना पत्थर की गुफाएं होती हैं जो कास्ट प्रदेशों में देखने को ज्यादातर आपको मिलती है, तो उसके संदर्भ में जो है एक द्विचक्रीय सिद्धांत दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो अब कास्ट प्रदेश में आप जाओगे तो ये सारी टोपोग्राफी देखिएगा, और मुझे लगता है कि जो चीज भी घटनाक्रम होता है और जो चीज आप भूगोल में पढ़ते हैं, आप अगर एक बार आप उसको रियल लाइफ में जाके देख लोगे तो सच में वो चीज आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी, आप भूलोगे नहीं। टेक्स्ट बस समझ में नहीं आता ना, भूगोल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब उन चीजों को देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कभी मौका मिले घूमने का तो जरूर जाएं और इन टर्मिनोलॉजी को वहां पर अप्लाई करके अच्छे तरीके से समझे। अब देखिए यहां पर 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका WM डेविस के द्वारा जो है द्विचक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति के संदर्भ में। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है भू अभिनति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। काफी फेमस क्वेश्चन है, भू अभिनति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित यहां पर की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हालार्ड डाना। वैसे तो मेन ज्यादातर श्रेय हॉग महोदय को दिया जाता है इस अवधारणा के संदर्भ में, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है तो अगर हॉग दे तो आप उसका भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हालार्ड डाना यहां पर है तो वो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कॉस्मोग्राफी शब्द का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा यहां पर किया गया था। तो कॉस्मोग्राफी शब्द को जो है यहां पर यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किसने किया था, ये पूछा गया आपसे। बेसिकली कॉस्मोग्राफी शब्द भी आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट महोदय के द्वारा जो है कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन जो है यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित करने के लिए यहां पर किया गया था। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है हमबोल्ट, मॉडर्न ज्योग्राफी के भी पितामह आप कह सकते हैं, रिटर भी इसमें आते हैं। तो दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, जर्मन भूगोलवेता हैं, तो इसको भी आप कंसीडर करना है यहां पर। और इसके साथ साथ समताप रेखाओं का
विश्व मानचित्र पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको मतलब स्थापित करने का काम भी हमबोल्ट महोदय ने किया। रिटर महोदय की काफ़ी फेमस पुस्तक है अर्ड कुंडे, यहाँ पर काफ़ी फेमस पुस्तक है। तो इस तरीके से ये सारे डेटा आपको याद रहने चाहिए अगर ज्योग्राफी से आप जुड़े हुए हैं। बाकी नहीं तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उनको आप कंसीडर करिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, गुटेनबर्ग असंता किनके बीच में पाई जाती है? जब पृथ्वी की आप इस तरीके से लेयर बनाते हैं तो इसमें कई सारे लेयर है जैसे सियाल, सीमा, निफे, तो इसके बीच में डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता पाई जाती है, मतलब मेल जोल आपस में कह सकते हैं नहीं, उनका मतलब अंतर देखने को मिलता है निचली लेयर और ऊपर लेयर में, तो वही डिसकंटिन्यूटी होती है। तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल में अभी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रवार और कोर्ड के बीच में जो है आपको गुटेनबर्ग असंता देखने को मिलती है। एक बार खुद से भी सर्च किया करिए, यहाँ पर डेटा थोड़ा सा जागरूक छात्र आप हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका राइट आंसर 21 जो क्वेश्चन में दिया गया है कि नदी समतल की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिकमे महोदय के द्वारा जो है नदी समतल की अवधारणा। देखिए बहुत सारी फिनोमिना घटना आपकी पृथ्वी पे घटित होती हैं, उन्हीं को समझने के लिए कॉन्सेप्ट जैसे अवधारणा आपके हो गए या कॉन्सेप्ट हो गया, अगर उसे साइंटिफिक रूप से हमने प्रूफ कर दिया तो आपकी थ्योरी भी बन जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है एक थ्योरी या एक सिद्धांत बनने के प्रोसेस में। तो ये अवधारणा जो किसके द्वारा दिया गया था? क्रिकमे महोदय के द्वारा दिया गया था। इसी क्रम में आपका नीचे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है कि अनाथ सेल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कईयों बार रिपीट हुआ आपके परीक्षाओं में, यूजीसी नेट के नतिलंब इसको कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है? पैटरनॉस्टर झील क्या है या किस प्रकार का ये झील है? इन चारों में से आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। झील कई तरीके के होते हैं। क्रेटर झील आपका आता है, जैसे ज्वालामुखी आपका होता है तो ज्वालामुखी से ज्वाला निकलना बंद हो जाता है बहुत सारा, और ऊपर का मुख उसका खुला होता है, वहाँ बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है, क्रेटर झील आप बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना। गोखुर झील है आपका, वो किस तरीके से बना है, मतलब झील का स्वरूप आप समझते ही हैं, झील है आपका। फिर उसके बाद से सागर, महासागर, ये पानी की वाटर बॉडी का एक एरिया के हिसाब से जो है इस तरीके से आपका देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिम नदीय सोपानों पर स्थित ये आपका झील होती है पैटरनॉस्टर झील। अब उसको गूगल में सर्च करिएगा, एक पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहाड़ आपका इस तरीके से होता है और ये सोपान आपके कह लीजिए ये ढाल है, तो यहीं पे इस तरीके से कटा होता है, ये झील जैसे पानी इसमें इकट्ठा आपका हो जाता है, तो इस तरीके से ये झील का रूप ले लेता है। बर्फ के पानी जो पिघलते हैं तो वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अभी सिक्किम में आपको फ्लड वाली स्थिति देखने को मिली है, लेकिन मैं कहूँगा उसको कैसे आप समझोगे, तो उसको समझने के लिए भूगोल की जो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको समझना होगा। तो 23 यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अब थोड़ा सा मैं और तेज चलूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा टारगेट यही है कि 1 से 1.5 घंटे में सारा मैं करा दूं यहाँ पर आपको। तो तेज़ी के साथ और चलेंगे। आपको लगे तेज चल रहा हूँ तो वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा, लगे स्लो चल रहा हूँ तो वीडियो को तेज करके देख लीजिएगा। अब देखिए, भूतकाल की कुंजी वर्तमान है या वर्तमान भूत की कुंजी है, कैसे भी देखिए पलट सलट के क्वेश्चन पूछेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो नहीं बदलने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, अभी भी पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाएंगे, थोड़े से शब्दों का हेरफेर यहाँ पर करके आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये एकरूपतावाद से आपका संबंधित है, जेम्स हटन ने इसको दिया था, ये आपको याद है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियंस भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का ये जो है आपका उदाहरण है। कौन? कैलिफोर्निया में जो आपका देखिए सैन एंड्रियंस भ्रंश के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया कहाँ पर है, आपका यूएसए के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। तो सैन एंड्रियन भ्रंश पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है, तो ये दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का क्या है, आपका उदाहरण है सैन एंड्रियंस भ्रंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नजका पटल किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो ये पूर्व दिशा की ओर आपका बढ़ रहा है। तेजी के साथ हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना यहाँ पर है, ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन। भव्य डिनोसॉर के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कह लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन आप कह लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थलाकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सार्क, आरेट, प्याला, स्टेक, ये जो है आपका भूस्थल आकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है। देखिए सर्क जो आपके ग्लेशियर्स जो होते हैं आपके जमा होते हैं, तो बेसिकली मैं एक थ्योरी वाला जब पार्ट होगा तो वहां पर काफी कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये एक प्रकार की स्थल आकृति टोपोग्राफी है, अलग अलग तरीके से जो बनती है। मैंने बताया हिमनद के द्वारा है, नदी के द्वारा है, वायु के द्वारा है, पर्दन के द्वारा है, निक्षेप के द्वारा, तमाम तरह की टोपोग्राफी अलग अलग फीचर्स में से आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपका थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पर सारा ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो आई होप कि ज़्यादा ही छोटा करना पड़ जाएगा। हाँ, आई होप कि अब दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसमें बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है आपका अभिकथन और तर्क में। तो एक बोला जा रहा है कि पट्टिका उपांत जो है प्लेट मार्जिंग और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित है, सही बात है। तर्क यहाँ पर दिया गया कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित है। आप बताना है इन चारों में से कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ और ये व्याख्या भी कर रहा है। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया, पट्टिका उपांत और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित है। जैसे दो प्लेटें हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला इसमें कई तरह की गति है। एक तो अभिसरण वाला ये गति है जब आमने सामने आए, और अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो आपका अपसरण होता है। तो इस तरीके से जब होता है आपका, तो ज़्यादा घनत्व वाली जो आपकी प्लेट है वो नीचे चली जाती है और कम घनत्व वाली ऊपर उठ जाती है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया है कि ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं। जो प्लेट मार्जिंग आपका होता है पट्टिका उपांत, ठीक है। तो ज़्यादातर ज्वालामुखी आपको ये अभिसरण वाला जो प्रोसेस होता है प्लेटों के बीच में वहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी आपका जो अपसरण होता है तो नई प्लेटों का वहाँ पर निर्माण देखने को मिलता है। यानी कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित है, जो कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, जो मैंने बताया। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है उसको क्या कहा जाता है। यानी जिसके ऊपर आपका क्रस्ट वाला भाग जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में नीचे है, ये लिक्विड फॉर्म वाले लेयर्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, अंतर दुर्बल मंडल भी कह सकते हैं। यहीं से एक थ्योरी आपका ओरिजिन हुई थी जो आपके आर्थर होम्स के द्वारा दी गई थी। संवहन तरंग का सिद्धांत पूछता भी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण के पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया था। ये आपको बताना है कुछ विद्वान के द्वारा इन चीज़ों पर बल दिया गया था, वो कौन कौन विद्वान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पेज, ब्लैक वेल्डर, जॉनसन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया गया था, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम दो चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, देखिए कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, मैंने बोला ना बस थोड़े शब्दों में हेरफेर यहाँ पर कर दिए जाएंगे। वो 2019 में था, ये 2018 में आपको देखने को मिला है। यानी 2018 में पूछा गया और 19 में पूछा गया, और आगे भी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट बदलने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट नहीं बदलेगा, वहां से चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर विलियम मॉरिस डेविस। भौगोलिक चक्र की संकल्पना का भी सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था, विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है कि विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। यानी पूछा जा रहा है विवर्तनिक बल के द्वारा, इसी के संबंध में जो है आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी दी गई है, तो उसे भी आपको याद रखना है मॉर्गन के द्वारा। तो बेसिकली जो सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत है वो हैरियस के द्वारा दिया गया था। तो बेस उसी तरीके से है, आगे इसको मतलब अच्छे तरीके से व्याख्या और उसके बारे में और कुछ नई चीजें ऐड ऑन करके मॉर्गन ने उसको वैज्ञानिक रूप दिया था। देखिए विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है, तो वो रिफ्ट घाटी का होता है। आगे चलते हैं इसमें। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 34 में कि कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है, ये आपको बताना है। पृथ्वी के लेयर वाला ही ये, अगर लेयर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से बता पाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। सियाल और सीमा के बीच में कोनार्ड विच्छिन्नता
पाई जाती है, यानी सियाल जो ऊपरी क्रस्ट वाला भाग है, सीमा जो मेंटल वाला भाग है, उसको बोला गया है यहाँ पर। ये स्वेस महोदय के द्वारा वर्गीकरण किया गया था पृथ्वी के लेयर्स के बारे में। तो अब देखिए आगे जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंध रखती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रेनाइट, जो है आपका क्रेटन से संबंधित है आपका, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका एंडीज पर्वत का निर्माण जो है आपका कैसे हुआ है, इसका निर्माण महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका यानी प्लेट, पट्टिका या प्लेट आप समझ लीजिए, एक महासागरीय प्लेट थी और एक महादेशीय प्लेट आपकी थी, यानी जो क्रस्ट वाला पार्ट है जो महाद्वीपी है, तो उनके टकराने के फलस्वरूप एंडीज पर्वतमाला का आपका यहाँ पर जो है निर्माण हुआ है। अब ये किस आपके कॉन्टिनेंट में, ये भी आपको बताना है। एंडीज किधर है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में है, आप तो एंडीज वहां पर। अब हिमालय का जो है निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो यूरेशियन है और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से जो है यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा तथ्य है जिनको आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझते चले जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि काष्ठ प्रदेशों में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काष्ठ प्रदेशों यानी चूना प्रदेश, जहाँ चूना की प्रधानता ज़्यादा होती है, चूना पानी के साथ क्रिया करता है यानी घुलनशील है, तो वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के आपके स्थलाकृति देखने को मिल जाते हैं, ये वाला पोलजे, ठीक है, स्टेगमाइट, इस तरीके से बहुत सारी आकृति देखने को मिलती है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में आपका नदी दिया गया है और सूची 2 में यहाँ पर आपका डेल्टा दिया गया है। तो सीधे मैच कर लेते हैं यहाँ पर किस नदी के द्वारा कौन सा डेल्टा या किस प्रकार का डेल्टा बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको पता होगा यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर आपका पहले का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नील नदी दिया गया है। नील जो है मतलब मिश्र नील नदी की वरदान है, ये हेरोडोटस महोदय के द्वारा बोला गया था। हेरोडोटस के बारे में आपको पता है, इतिहास के पिता है। तो थोड़ा सा आवाज़ यहाँ पर डाउन हो गया, लगातार बोलते बोलते थक भी जाता है इंसान। तो नील नदी जो है किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो चापाकार डेल्टा बनाती है, याद रखना है। फिर उसके बाद से जो आपका यहाँ पर दिया गया मिसिसिपी जो दिया गया है वो आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, ये पंजाकार डेल्टा बनाती है। और फिर गंगा किस प्रकार का डेल्टा बनाती है ये आपको बताना है। तो गंगा यहाँ पर जो है आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मतलब मैचिंग में जो क्वेश्चन में वो गड़बड़ दिया था, जैसे कि ज्वार नदमुख यहाँ पर गंगा के साथ मैच किया गया, लेकिन गंगा भी जो है चापाकार जो है यहाँ पर डेल्टा बनाती है, ये याद रखना है। उसके साथ साथ नील नदी भी चापाकार बनाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो भी कह लीजिए क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चापाकार डेल्टा भी गंगा बनाती है। बाकी टाइबर नदी जो है आपका अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है, याद रखना है। बाकी भारत में बहुत सारी जो नदियां हैं, मतलब कुछ नदियां जैसे कि नर्मदा और ताप्ती होती हैं, वो आपकी एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि वो पश्चिम दिशा में जाकर गिरती हैं। बाकी कई सारी नदियां जो आपकी हैं पूर्वी दिशा में यहाँ पर गिरती हैं, जो कि आपके डेल्टा बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मैच कर लेना। बाकी आपका ये सही है, सारी नदियों का जो आपका डेल्टा का प्रकार है इस तरीके से है। एक को छोड़ दीजिएगा, बाकी कूट छोड़िए, यहाँ पर मैचिंग वाला देख लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा इसमें समय ले लिया मैंने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि पैन प्लेन शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान को पैन प्लेन बोला जाता है, याद रखना है आपको। फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया, इसका आंसर आप खुद बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स हटन महोदय के द्वारा दिया गया था। अभी मैंने ऊपर बताया ये क्वेश्चन कैसे रिपीट होकर बार बार पूछा जा रहा है, इसी को तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जियोमॉर्फोलॉजी वाला आपका यूनिट यहाँ पर है। रिया किसका उदाहरण यहाँ पर है, रिया जो है यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन रिया तट के नाम से ऊपर देखने को आपको मिला था। निमग्न ऊपर भूमि तट का ये आपका उदाहरण है। ये क्वेश्चन जनवरी 2017 में और 2018 में पूछा गया था। अब थोड़ा सा पैटर्न इस बार या कुछ समय से चेंज हुआ है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। 42 में पूछा जा रहा है कि भारतीय प्लेटों का अस्तित्व किसके कारण से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उन्मज्जन के कारण जो है आपका अस्तित्व में देखने को मिलती है, अन्यथा ये आपके डिस्ट्रॉय जिस तरीके से कह लीजिए खत्म हो गए। देखिए प्लेटों का विनाश होता है, नई प्लेटों का निर्माण होता है, अभिसरण वाला जो आपका गति होता है प्लेटों के बीच में, उसमें एक प्लेटों का विनाश होता है, दूसरी प्लेट तो ऊपर उठ जाती है, लेकिन जब अपसरण होता है प्लेटें दूसरी तरफ जाती हैं, एक दूसरे से अपोजिट जाती हैं, तो वहां पर नई प्लेटों का निर्माण एक तरीके से कह लीजिए होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हॉग के द्वारा। मैंने बोला क्या था, भू अभिनति का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, वो हालाडाना हो जाएगा। समग्र सिद्धांत के बारे में ई हॉग यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ऑप्शन अगर मिले ई हॉग का तो वो आपका राइट बन जाएगा वहां पर। अब देखिए एक मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। सूची 1 में आपको कंदरा निर्माण के सिद्धांत दिए गए हैं, सूची 2 में यहाँ पर आपको विद्वान का नाम दिया गया है। तो अब इसे हम मैच कर लेते हैं। चूना प्रदेशों में जो आपके कंदरा निर्माण के संदर्भ में कंदरा कैसे बनती है उसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने कॉन्सेप्ट, थ्योरी, अवधारणाओं के बारे में दी है, जैसे कि पर्वत के निर्माण के संदर्भ में दी है, अलग अलग घटनाओं के संदर्भ में दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो आपका मतलब ये ए जो है आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ए जो आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा वो है डेविस के द्वारा द्विचक्र सिद्धांत। मैंने बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन भी सिंगल मतलब स्लाइड में इस तरीके से क्वेश्चन बना था। फिर भौमजल जो आपका जल स्तर का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है आपका यहाँ पर ये पहले के साथ आपका मैच हो जाएगा। ये आपका स्विन रेटोन के द्वारा स्विन रेटोन के द्वारा जो है दिया गया था भौम जल स्तर सिद्धांत कंदरा निर्माण के संदर्भ में। तीसरा है आपका यहाँ पर स्थितिक जल क्षेत्र सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो आपका मैच हो जाएगा यहाँ पर दूसरे के साथ हो जाएगा, गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया था। और अपकर्षण सिद्धांत दिया गया था ये मैलेट महोदय के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना था, और नीचे कूट भी दिया गया है, आप उसे मैच कर सकते हैं। कूट में दिखा देता हूँ, ये रहा आपका कूट, जिसमें ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है कि पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका गिलबर्ट महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका स्टेटमेंट के अभिकथन और तर्क वाला आपका आ गया। आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, दो कथन आपके दिए गए अभिकथन तर्क के रूप में। अभिकथन में बोला जा रहा है हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। तर्क आर बोला जा रहा है कि अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल होते हैं। अब इन दोनों को समझना है, देन उसके बाद से राइट आंसर आपको देना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश तो है, आप सभी को पता है, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि हवाई द्वीप कहाँ पर पड़ता है। इसके साथ ही साथ अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल होते हैं, यानी जहाँ पर दो प्लेटें आपस में आकर टकराती हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। टकराएंगी तो ये नीचे आपका लिक्विड वाला फॉर्म जो मैग्मा है आपका, जहां से जगह मिलेगी, जैसे टकराव होगा, जगह बनेगी, तो वहां से आपका क्या होगा, ज्वालामुखी बाहर निकलेगा। ठीक है, मैग्मा बाहर निकलेगा तो फिर आपका इस तरीके से ज्वालामुखी आपका निर्मित होगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जो आपका मोहरोविस्किस असंतता होती है निम्नलिखित में से किनके बीच में पाई जाती है, जैसे कि गुटेनबर्ग के संदर्भ में अभी ऊपर हमने देखा था। तो यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परपटी और ऊपरी प्रवार के बीच में मोहरोविस्किस असंतता जो पाई जाती है आपकी पेटी। और इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जैसे प्लेट मुख्य रूप से हमारे पूरे पृथ्वी पे 7 प्लेट है, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट आपके हैं, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। और छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं। तो जब प्लेट वाला चैप्टर आप पढ़ोगे वहाँ पर महाद्वीप के संदर्भ में, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। प्लेट क्या, कॉन्टिनेंट वाला जो आपका चैप्टर होता है, कॉन्टिनेंट वाला जो टॉपिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका अवनयन। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे जो खिसकने की प्रक्रिया होती है वो अवनयन आपका होता है। अब देखिए फिर से सैन एंड्रियंस भ्रंश वाला क्वेश्चन आपका आ गया। सब प्रीवियस 2017 में और 2019 में आपका आया था। तो आई होप कि ये आपको पता है किस प्रकार का भ्रंश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रूपांतरित भ्रंश आपका सैन एंड्रियंस भ्रंश है। कहाँ पर है, ये भी इसी क्वेश्चन में आपको मिल गया था।
कैलिफोर्निया में। आपका कैलिफोर्निया कहाँ पे, वो भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अगर अच्छे तरीके से प्रश्नों को भी प्रिपेयर करते हैं डिटेल के साथ तो बहुत कुछ मिलेगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ज़्यादातर बन रहे हैं, तभी आपकी समझ, जितना सॉल्व करेंगे उतनी समझ आपकी अच्छी बनती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमे निक्षेप है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सरिता हिमे आपके निक्षेप होते हैं केम वेदिका, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा जा रहा है कि पदस्थली यानी कि पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से पेनी प्लेन, पैन प्लेन, पेडी प्लेन, ठीक है ना। देखें ना आपने, मैंने बोला था 4 तरह के नाम इस तरीके से दिए गए और अलग अलग ये अवधारणा है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है। पदस्थली यानी पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके नाम के साथ संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एलसी किंग के द्वारा जो है ये आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अनाथ सेल सनस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आगे हमने देखा था, जैसे इसमें मैंने ऑप्शन डी आपको राइट आंसर बताया 2017 में, 2019 में पूछा गया था। अनाथ सेल सनस्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा जा रहा है कि ढाल प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है, यह किसने कहा था। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है पेंक महोदय के द्वारा कहा गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ये धारणा की वर्तमान प्रक्रिया समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती है, किस सिद्धांत के मतलब किस सिद्धांत की ओर संकेत करती है। तो ये सिंपली अभी इससे देखिए 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ये जेम्स हटन का जो एकरूपतावाद का कॉन्सेप्ट था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकरूपतावाद का सिद्धांत से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसे आइए हम मैच करते हैं। सूची 1 में आपका विद्वान दिया गया है, सूची 2 में यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है। तो हाला और डाना के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था, ये आप सभी को पता है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा भू अभिनति का सिद्धांत। हट्टन महोदय के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया, तो एकरूपतावाद, इसको भी हमने देखा। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से करते हो तो वहीं से आपके मैचिंग वाले भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। और हेनरी हेस या हैरी हेस आप कह लीजिए, हैरी हेस आपका, हैरी हेस यहाँ पर हो जाएगा। तो हैरी हेस किसके साथ मिल जाएगा, तो ये आपका सागर नितल प्रसरण कह लीजिए, समुद्र अधस्थल प्रसार कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से कई तरीके से नाम बना के पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा और उनके सिद्धांत को देने वाले भी वही रहेंगे। जेफरी के द्वारा क्या दिया गया था, तो ये उष्मा संकुचन सिद्धांत दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको इसको मैच कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मैच भी कर लिया होगा। नीचे कोड भी दिया गया, देख लीजिए, इसको आप मैच करके राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट के फॉर्म में है, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको दिखे। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिख रहा है अभी भी। चलिए 2 ऑप्शन के साथ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अभिकथन के फॉर्म में कारण के। तो अभिकथन में ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसरण पट्टिका के उपांत से संबंधित आप कहें। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर हमने क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था। देखिए सन का फर्क है, अलग अलग ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, वो आपका पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जाहिर सी बात है, ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका के किनारों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यानी ज्वालामुखी क्रिया कहाँ पर होती है, जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो उसके बीच तो घनिष्ठ संबंध है ही। जाहिर सी बात है, ये आपका सही हो जाएगा। कारण में यही बोला गया, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसरण पट्टिका उपांत से संबंधित है। जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ज्वालामुखी गतिविधि आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपकी बात सही है और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 और ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ये आपका सूची 1 दिया गया, सूची 2 ये है। स्थलाकृति सूची 1 में है और 2 में भू आकृति दी गई है। तो इसे हम मैच कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, हिम नदी है। ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, स्थलाकृति मतलब तीसरे के साथ ही आपका मैच हो जाएगा। तो हिमनदी के द्वारा एरिट स्थलाकृति का निर्माण होता है। सर्क भी हिमनदी के द्वारा और हिमोड भी आपका हिमनदी के द्वारा, मतलब हिम यानी ग्लेशियर से निकलने वाली हिमनद नदी हो गया, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। समुद्री ये समुद्र के द्वारा किस तरीके की आकृति देखने को मिलती है, तो ये जो आपका मैच हो जाएगा वो 4 के साथ मिल जाएगा। संयोजी भित्ति या टोम्बोलो जो है आपको समुद्र के द्वारा ये आपको देखने को मिलता है, बनाई गई आकृति है। नदी के द्वारा कौन सा बनता है, तो ये आपका सी का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर हो जाएगा। जलोढ़ पंख रूपी प्रसार देखने को मिलता है, डेल्टा आप इस तरीके से कह सकते हैं। वातोड़ वातोड़ जो आपका होता है स्थलाकृति किससे बनते हैं, ये आपका यारडांग है आपका, जैसे वायु प्रदेश वायु के द्वारा बने जो आपके स्थलाकृति होते हैं
वो देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो रेगिस्तानी भाग होते हैं, जो ड्राई एरिया होता है, वहाँ पर ही देखने को मिलता है। तो सिंपली इसे मैच कर लेना था। नीचे कूट भी मैं दिखा देता हूँ। कूट देख लीजिए आप, कूट अपने अनुसार जैसे हमने मैच किया उसके अनुसार लगा सकते हैं यहाँ पर। वैसे चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, मैं लगा भी देता हूँ, आपको नहीं कहोगे कि मैंने लगाया नहीं। अब फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बस टाइपिंग मैंने नहीं किया आपको इस तरीके से, नहीं तो और भी अच्छे तरीके से ये मैं प्रेजेंट करता हूँ। और सूची 1 यहाँ पर है, सूची 2 यहाँ पर है, लेखक है और पुस्तक है। तो कौन से लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है वो आपका मैच करना है यहाँ पर। तो सिंपली हम मैच करते हैं। सबसे पहले जे स्टीयर्स, मतलब सिंगल लाइन में भी ये क्वेश्चन बनता है, ये तो मैचिंग वाला फॉर्म में दिया गया आपका। तो जे स्टीयर्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये है आपका अनस्टेबल अर्थ जो है, इनके द्वारा लिखी गई थी। याद रखना है, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। फिर उसके बाद से S.W. वुल्डरिच के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये जो है आपका स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक लिखी गई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद से यहाँ पर जो है सी जो है वॉल्टर पेंग के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो वॉल्टर पेंग के द्वारा जो है यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म पुस्तक लिखी गई थी, ये वाली। और थर्नबरी महोदय के द्वारा लिखी गई थी कौन सी पुस्तक, ये लिखी गई थी आपकी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना था। नीचे कूट भी मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, अच्छे तरीके से मैं मैच कर रहा हूँ। नीचे कूट भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, तो आप कूट के अकॉर्डिंग भी अपना राइट आंसर दे सकते हैं। फिर से आपको देखिए यहाँ पर एक मैचिंग वाला क्वेश्चन मिल गया, तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना है। आप लगाइए, ट्राई करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है। सूची 1 में आपका पट्टिका दिया गया, सूची 2 में यहाँ पर गति की दिशा दी गई है, यानी कौन सी प्लेट जो है किस दिशा की ओर मूव कर रही है, ये आपको बताना है। अब आइए हम इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन पट्टिका। जैसे कि मैंने बताया हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से। अब ये किस दिशा में मूव कर रही है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा उत्तर की ओर, क्योंकि आप देखते हैं इंडिया का पूरा मैप कैसे है और ऊपर की तरफ कैसे यूरेशियन प्लेट ऊपर है आपका, उसी के टकराने से जो है हिमालय बना। और यहाँ पर कोकोस प्लेट जो बोल रहा है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो कोकोस प्लेट जो आपका है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जो है यहाँ पर मूव कर रही है। और सी जो है प्रशांत महासागरीय पट्टिका किसके तरफ यह मूव कर रही है, तो ये जो है आपका पश्चिम दिशा की तरफ मूव कर रही है। और नजका प्लेट जो है पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर मैच कर रही है। तो इस तरीके से आपको मैच करना था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। बाकी नीचे कूट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कूट के अनुसार भी राइट आंसर लगा सकते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे कूट, इसको भी आप देख सकते हैं। अब नीचे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है, तो ये आप सभी को पता है, अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा। नदी अपर्दन के साथ जो है ये आपका संबंधित है। और नदी के अपर्दन के संदर्भ में बहुत सारा जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट या सिद्धांत, जैसे कि विलियम मोरिस डेविस या पेंग के द्वारा और भी कई सारे विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 61 में कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है, ये आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है, हिमजलीय निक्षेप यानी हिमनद एक तरीके से कह लें, उनसे बनी आकृति नहीं है, ये आपको बताना है। और कई 2-3 आकृतियों के बारे में तो मैंने पहले ही आपको ऊपर ही चर्चा कर दिया था, जिसमें सार्क था आपका, हिमोड है आपका, मैंने बता ही रखा है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हॉर्न है। हॉर्न जो है आपका हिमजलीय निक्षेप से बनी हुई भू आकृति नहीं है। बाकी ड्रमलिन आपका हो गया, एस्कर हो गया, केम हो गया, ये सभी हिमजलीय निक्षेप से बने हुई स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला क्या जा रहा है कि किस भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा और संपीड़ित चट्टान सामग्री को जो है क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको मिश्रोढ़क कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा जा रहा है आपका कि क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनी प्लेन के लिए जो है संपूरक शब्द, यानी कौन से संपूरक शब्द का इस्तेमाल किया था। पेनी प्लेन तो ये आपका डेविस महोदय ने इस्तेमाल किया था। संप्राय मैदान जो होता है, मतलब नदी जो अंतिम अवस्था में आपके मैदानी भाग को निर्मित करती है, उसके संदर्भ में शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो क्रिकमे ने जो इस्तेमाल किया था इसके जगह शब्द को, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर पैन प्लेन। याद रखना, पैन प्लेन का इस्तेमाल क्रिकमे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टान रोध और स्थल आकृति के बीच कमजोर सहसंबंध, ये जो है भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है। कगार मतलब जहाँ से वो फॉल्ट आपका हुआ है, जैसे लाइन एक तरीके से कह लेते हैं, कोई नीचे लैंड ऐसे धंस गया यहाँ पर इस तरीके से,
तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बाकी आगे आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जहाँ पर चारों ऑप्शन दिख नहीं रहा है। आई होप अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 में बोला जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। बेसिकली सॉरी, यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अभिकथन और कारण का ये क्वेश्चन है। अभिकथन में बोला जा रहा है कि चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। कारण आर बोला जा रहा है कि रासायनिक अपचय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। दोनों को देख लेना, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। अभिकथन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको इन दोनों स्टेटमेंट को समझ लेना, अभिकथन और कारण को, देन उसके बाद राइट आंसर बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। यानी चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है? जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। और आगे बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा, कि रासायनिक अपचय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। तो ये भी बात आपकी सही है, जिसके कारण से ये आपको देखने को मिलता है। तो ए आपका यहाँ पर परफेक्टली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें देखिए पूछा क्या जा रहा है, अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, तेजी के साथ और करना पड़ेगा, नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पर। अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में, नेट में तो पूछा गया है, इसके साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग आयोगों के द्वारा भूगोल विषय में, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा गुंज मिंडल रिम वुर्म। ये आपको याद रखना है, ये अत्यंत नूतन हिमकाल के जो समय काल हैं उनका ये क्रम जो है आपका गुंज मिंडल रिम वुर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए फिर से यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसको छोटा कर दिया मैंने। अभिकथन में बोला जा रहा है कि अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है। कारण है कि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश का निर्माण होता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखना। अपसरण का मतलब मैंने बोला था, अभिसरण का मतलब दो प्लेटें आपस में आमने सामने यहाँ पर आती हैं, और अपसरण का मतलब दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं। तो इस स्थिति में क्या आपका होगा, तो यहाँ पर जो है आपको समुद्र तल का प्रसार देखने को मिलेगा और नई प्लेटों का निर्माण। यानी कि जैसे ये आपका दूर जाएगा तो फिर से मैग्मा बाहर आके जम जाएगा, तो इस तरीके से समुद्र की तली का विस्तार देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप, संरचनात्मक यहाँ पर बोला है जहाँ पर प्लेटों का विनाश भी नहीं होता है, मतलब रगड़ खाती हैं प्लेटें आपस में, जैसे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रगड़ खाती हैं, तो वहाँ पर आपको भ्रंश देखने को मिलता है। अब इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अब देखिए बोला जा रहा है पैटरनॉस्टर झील किसका उदाहरण है। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर आपको कराया था, बस शब्दों का हेरफेर यहाँ पर किया गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमनदीय द्रोणी का ये उदाहरण है, वहाँ पर हिमनद दे दिया था। तो थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर करके क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन फिर से है यहाँ पर। तो देखिए एक तरफ आपका सूची 1 में निक्षेप दिया गया है और एक तरफ सूची 2 में यहाँ पर प्रक्रिया दिया गया है। अब देखिए लोयस किसके द्वारा बनता है, तो लोयस आपका वायु के द्वारा बनता है। लोयस का मैदान आपने पता हो चीन उनमें देखने को आपको मिलता है। वायु के द्वारा जो मिट्टी को उड़ाकर ले जाकर जो बड़ा सा मैदानी भाग बनता है वो लोयस इसको बोला गया है। तो ये वायु के द्वारा बनता है। हिमोड किसके द्वारा बनता है, तो हिमोड आप सभी को पता है हिमनदी के द्वारा बनता है। बजरी किसके द्वारा बनता है ये आपको बताना है, तो ये आपका समुद्र के द्वारा हो जाएगा। और गाद किसके द्वारा, तो गाद जो है यहाँ पर नदी। गाद का मतलब जो अवसाद जो नदियों में लाकर जो मटमैला पानी कभी आप देखते हैं वो गाद अवसाद आपका नदियों, जैसे आप सभी को पता है कि जितने भी आपके माउंटेन हिमालय देखते हैं वहाँ पर आपको पूरा सॉलिड स्टोन देखने को मिलता है, वहाँ पर मिट्टी वाला पार्ट भी देखता है, मिट्टी जो उठा वही अवसाद बारिश हो या हिमनद हो उनके सहारे धुल कर कह लीजिए या उनके कटाव के द्वारा फिर से घाटियों में आती है, घाटियों के सहारे ही नदियाँ बहती हैं। तो वही अवसाद धीरे धीरे आगे लेकर वो बढ़ती हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे ही मैच करना था। आगे देखते हैं हम, नीचे कोड भी दिया गया है, अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा जा रहा है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंग महोदय के द्वारा ये दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका जुलाई 2016 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा जा रहा है वर्तमान विगत की कुंजी है। ये तो मैंने आपको कराया, जेम्स हट्टन महोदय का है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसमें यहाँ पर पेडिमेंट निर्माण के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेडिमेंट निर्माण के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये गिलबर्ट महोदय के द्वारा किया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है बाई मिस्टेकली, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कराइएगा, वहां पर मैं उसको जरूर चेकआउट करूंगा। इतना सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाई मिस्टेक्स कहीं गलती हो सकती है, तो उसकी के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिकॉल जरूर करा दीजिएगा। 73 का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, निम्न तल के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉवेल महोदय के द्वारा दिया गया था, निम्न तल की, निम्नतम तल की, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसके बीच गुटेनबर्ग अंतराल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर आपको कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका मेंटल और कोर के बीच में जो है ये देखने को आपको मिलता है। फिर से हाईलाइट मैं कर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजी के साथ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 75, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान समूह ने पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा पार्श्व समतलन की भूमिका पर बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन मैंने ऊपर अभी कराया था आपको, ब्लैक वेल्डर जॉनसन पे 2016 में पूछा गया था, 2019 या 18 में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टर्मोलॉजी यानी शब्दों का हेर फेर करके याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना आपको यहाँ पर इन चीज़ों को। अब देखिए फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 में आपका क्या दिया गया है, कंदरा निर्माण के संदर्भ में सिद्धांत, सूची 1 में विद्वान दिया गया है, ये मैंने अभी कराया था आपको कई बार दो। अब देखिए इसमें ईयर्स चेंज होगा, ईयर्स 2016 होगा, वो 2018 या 19 था। अब आप बोलोगे सेम क्वेश्चन क्यों कराया, ये अलग अलग ईयर्स में पूछे गए। मैंने क्वेश्चन स्कैन किए, मैंने बताया ना आपसे कि दृष्टि पब्लिकेशन की जो आपकी बुक है ज्योग्राफी से रिलेटेड यूजीसी नेट में, तो ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी सब पीजीटी लेवल में तो देखने को मिलेंगे। टीजीटी में थोड़ा सामान्य भूगोल के संदर्भ में आपको आपके यहाँ पर सोलर सिस्टम ब्रह्मांड के संदर्भ में कई सारे क्वेश्चन वहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में आपको देखने को मिल जाएंगे। द्विचक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा, डेविस महोदय के द्वारा। भौम जल अस्तर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पर स्विन रटन के द्वारा। फिर उसके बाद से स्थित जल क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया था, तो ये जो है गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया था। और इन्वेजन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका मेलॉट के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। तो सिंपली आपको मिला लेना था और इसके बाद से नीचे कोड भी दिया गया है, आप राइट आंसर बता सकते हैं। फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन एक देखिए यहाँ पर आ गया, इसको छोटा मैं थोड़ा कर लेता हूँ या थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये आपको दिखे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सूची 1 में अवधारणा दिया गया, सूची 2 में यहाँ पर प्रतिपादक दिया गया है। तो संप्राय मैदान का यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसने दिया था, संप्राय मैदान के बारे में आप सभी को पता है, डेविस से रिलेटेड ये आपका था। तो संप्राय मैदान आपका विलियम मोरिस, यानी कि नदी जो अपनी अंतिम अवस्था में मैदानी भाग का निर्माण करती है, उसी को इन्होंने संप्राय मैदान बोला था। एकरूपतावाद जो है आपका ये हट्टन के द्वारा मैच कर जाएगा। चतुष्फलकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता होगा, लुथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। और पारंपरिक संवहन वर्तमान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यानी संवहन तरंग। देखिए नाम कैसे बदल के पूछा जा रहा है, होम्स के द्वारा। संवहन तरंग का सिद्धांत सिंपली ये आपका थ्योरी बन जाएगा, लेकिन इसमें पारंपरिक संवहन वर्तमान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इसीलिए इंग्लिश टर्मोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। उसमें एग्जामिनर ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि उसमें शब्द बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिलता। हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है जिसमें शब्द बहुत सारे मिलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग शब्द आपको अलग अलग मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे वही क्वेश्चन पे अलग अलग शब्द देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपने मैच कर लिया होगा। नीचे यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा कूट, तो आप कूट को देखकर भी राइट आंसर बता सकते हैं। तो आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 है कि रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मैंने अभी रिया तट के संदर्भ में बताया था, निमग्न उच्च भूमि तटरेखा का ये उदाहरण है। 79 में पूछा जा रहा है कि इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन प्लेफेयर के द्वारा ये लिखी गई थी पुस्तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो अभी आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या पूछा जा रहा है, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आधार तल का जो कॉन्सेप्ट था वो J.W. पॉवेल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो आपका इसी में है, तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास कितना होना चाहिए, उसका जो साइज कितना हो चाहिए, ये स्केल पे आपका दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 0.25 mm
जैसे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो उसमें भी 1 मिलीमीटर में भी 0.25 मिलीमीटर के आसपास उस का जो है यहाँ पर व्यास होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अपस्तरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन विशेषता पर्वतीय हिमनदन से संबंधित नहीं है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फियोर्ड। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि इन सभी विकल्पों में से पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी, सार्क तो है आपका, टॉन भी है, तीक्ष्ण शिखर भी है आपका, लेकिन फियोर्ड नहीं है। यहाँ पर फियोर्ड ये तट से संबंधित आपका है, समुद्र से इस तरीके से कह सकते हैं, इसलिए ये नहीं है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलती हो गई है, तो इसको फिर से करेक्ट कर देता हूँ मैं। 83 यहाँ कूट के संदर्भ में दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर भी होगा। तो ये जो है आपका फियोर्ड केवल नहीं होगा, बाकी ये हिमनद से संबंधित आपके हैं, तो इस तरीके से भी आपका ये सही हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने राइट आंसर इसका लगा भी लिया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। फिर से देखिए यहाँ पर मैचिंग वाला एक क्वेश्चन आ गया। सूची 1 में यहाँ पर किताब का नाम है, सूची 2 में यहाँ पर लेखक का नाम। बहुत ही शानदार कलेक्शन है क्वेश्चन का, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपके लिए सारे क्वेश्चन रामबाण है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक को लिखा गया था यहाँ पर एलसी किंग के द्वारा, तो ये जो है आपका नीचे एलसी किंग के द्वारा मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये जो है आपका आर्थर होम्स के द्वारा या ए होम के द्वारा लिखी गई थी। फिर जियो मॉर्फोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये पुस्तक आपका स्पार्क के द्वारा लिखी गई थी यहाँ पर। और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये है WD थर्नबरी के द्वारा लिखी गई थी। सिंपली ऐसे मैच कर लेना था, नीचे कूट दिया गया है, कूट के अनुसार आपको राइट आंसर बताना था। आइए आगे दिखाता हूँ मैं कूट। ये रहा आपका कूट, इसमें से आप राइट आंसर आप दे सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आवाज़ एकदम बोलते बोलते थक गया हूँ मैं, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा, जैसे कि वादा है 150 सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा जितना भी वक्त लगे। बाकी आप फास्ट वे में करके सारा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत आपको पता है अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था, वो भी जर्मनी के एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। 1912 में, यानी कि 1912 में ये आई थिंक ये आपका दिया गया था, यही डेट आपका कंफर्म है, 1912 में ये दिया गया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 जो आपका दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी आपका होगा। ए और सी का मतलब यहाँ पर जिग्सा फिट आपका हो जाएगा, यानी सारे कॉन्टिनेंट को कहीं ना कहीं आप मिलाओगे तो आपस में वो जुड़ जाएंगे। इन्होंने यही बोला था कि शुरू में एक भूखंड था आपका जिसको पेंजिया इन्होंने बोला था, एक बड़ा महासागर था पेंतलासा था, फिर वो आपके ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव तनाव के कारण ये दो भागों में ब्रेक हो गए, गोंडवाना लैंड में और अंगारा लैंड में, बीच में टेर्थीस सागर आपका बन गया। इस तरीके से ही आगे और भी टुकड़े इसके बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर जो है आपका फिर आपका सी जो है इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो जीवाश्म मिलते हैं, जैसे पुराने काल के जो भी जीव हैं, चाहे डायनासोर और भी अतीत के, तो वो जीव अवशेष जो अलग महाद्वीप के किनारों पर मिलते हैं वही जो है दूसरे महाद्वीप के। तो इस तरीके से भी अनुमान लगाया जाता है कि नहीं, ये कभी कॉन्टिनेंट आपस में एक थे। और घास पेड़ पौधों के जीवाश्म मिलते हैं वो भी देख के ये सारा चीज़, बड़ी थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा है, सारा चीज़ समझने को मिलेगा। अगला है 86, इसको देखते हैं। 86 में बोला जा रहा है कि विवर्तनिक बलों के कारण निम्नांकित में से किसका निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका भ्रंश घाटी का यहाँ पर निर्माण होता है। आगे देखते हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको फियोर्ड के नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, फियोर्ड के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका है, जिसमें सूची वाला है, सूची 1 एक तरफ है, सूची 2 है, तो इसको मिलाना है। ये परिवर्तित रूप है, रूपांतरित सेल के संदर्भ में है। बेसाल्ट किस में बदलता है, ग्रेनाइट किस में बदलता है, सैंड स्टोन किस में बदलता है, सेल किस में बदलता है। मतलब चट्टानें 3 प्रकार की, एक तो आपके एग्नियस रॉक है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री, फिर उसके बाद आपका कायांतरित रूपांतरित, इस तरीके से रॉक्स देखने को मिलता है। तो प्राथमिक जो आपकी चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक ही बोलते हैं उसको। अब देखिए ए बेसाल्ट दिया गया, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो बेसाल्ट जो है आपका यहाँ पर सिस्ट के साथ मैच हो जाएगा। ग्रेनाइट आपका नीस में बदल जाता है।
ताप दाब से ही चट्टानों में परिवर्तन देखने को मिलता है। सैंड स्टोन जो है आपका किस में मिल जाता है, ये आपका सैंड स्टोन किस में जाएगा, क्वार्टरजाइट में चला जाएगा यहाँ पर, और सेल स्लेट में बदल जाता है। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना है। नीचे कोड भी दिया गया है, राइट आंसर बताना है। फिर से देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए जिनको आपको देखना है, और नीचे मैं कोड भी दिखा दूंगा। अब देखिए इसमें 89 में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नांकित अभिकथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब देखिए कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया था, ये भी सही है। फिर उसके बाद कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया था, और यद्यपि लैपलेस ने पृथ्वी की उत्पत्ति के न्यूटन की प्रकल्पना को प्रस्तुत किया तथापि कांट को निहारिका संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। यानी नेबुला या निहारिका आप कह लीजिए, जो थ्योरी दी गई थी उसका जो प्रतिपादक कांट महोदय को यहाँ पर कहा जाए। ये इससे तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसलिए जो कूट आपका बनेगा, मैं ले चलता हूँ सीधे कूट वाले पे। तो ये रहा आपका कूट। तो जो कूट आपका बनेगा इसमें वो आपका हो जाएगा तीनों, 1 2 3 आपका तीनों सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का यहाँ पर थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया गया है। और वर्तमान समय में आपको पता है सर्वमान्य सिद्धांत आपका पता है, बिग बैंग थ्योरी को हम मानते हैं। आई होप कि इन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 90 मतलब 90। अब देखिए अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो देखिए अत्यधिक वलन होगा, मोड़ यानी मुड़ाव जो होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नैपे का निर्माण होता है, ज़्यादा वलन हो जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है। देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, क्यों नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर कर लेना है। सियाल सीमा निफे से बस बात नहीं बनेगी, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी, कौन कौन से लेयर्स में किसकी प्रधानता होती है, इन तीनों को देख लेना, कौन लिक्विड फॉर्म में है और कहाँ कहाँ कौन सी डिस्कंटिन्यूटी असंबद्धता देखने को आपको मिलती है। ज़्यादातर असंबद्धता जिनके द्वारा बताया गया विद्वान के द्वारा, उन्हीं के नाम पे वो रख दिया गया है। तो यहाँ पर 91 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मेंटल और कोड के बीच में ये आपको देखने को मिलता है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें बोला क्या जा रहा है कि समुद्र अधिस्तर विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैरी एस सागर नीतल प्रसरण, यानी जो सागर के नीतल का प्रसार हो रहा है प्लेटों के अपसरण के कारण ये हो रहा है। इसको ये महोदय सबसे पहले समझें और उसके संदर्भ में इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दिया। 93 को देखते हैं। 93 में निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भू अभिनति की अवधारणा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाला और डाना ने दिया था। अब फिर से अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, राइटर और बुक वाली। तो सूची 1, सूची 2, लेखक और किताब। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक दिया गया आपका यहाँ पर कि KW बर्जर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये जो है आपका तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ पुस्तक लिखी गई थी। WM डेविस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये है आपका द जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पर जियोमॉर्फिक साइकिल जो है पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद से यहाँ पर जो आपका सी इम्ब लेटन जो है आपका इनके द्वारा जो है पहला पुस्तक यानी कि प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी लिखी गई थी। और जे थॉर्नेस के द्वारा यहाँ पर जो है जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम लिखी गई थी। तो इन पुस्तकों को भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नीचे कूट दिया गया है, मिलान कर लीजिएगा आप। 95 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर पर्वतीय पठार जो है किसको कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बतीय पठार जो आपका है इसको अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अभी ये चाइना के कब्जे में आपका तिब्बत हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 और ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण के रूप में है। तो अभिकथन में बोला जा रहा है कि वायु की निक्षेपीय क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं, एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस्कर तो आपका गलत हो जाएगा, ये हिमनदी के द्वारा बनता है। तो वायु का तो यहाँ पर कोई भी योगदान नहीं है इस लैंडफॉर्म को बनने में, तो केवल आर ही यहाँ पर सही मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर आपको विकल्प में देख लेना है। तो जो आपका है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें ए गलत है और आर सही है। तो मैंने जो बोला तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, इस तरीके से प्रश्न ज़्यादातर अब परीक्षाओं में बन रहे हैं।
97 में है कि निम्नलिखित सेल विशेषताओं पर विचार करें। तो सेल की विशेषताएं दी गई हैं, ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म होते हैं, ये वाहित सेल होते हैं, ये जल नलिकाओं में बनते हैं। तो ये जो है आपके किसके संदर्भ में है पूछा जा रहा है, तो अवसादी सेल के संदर्भ में क्या ये सारी चीज़ें सही हैं स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जी ये आपका सारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रेज करके ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 अवसादी सेल ये परतदार होती हैं, आपकी जीवाश्म मिलते ही हैं, इसमें वाहित सेल होते हैं और जल नलिकाओं में ये बनती हैं आपके लेयर बाय लेयर। तो ये अवसादी सेल के सारे स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है और ये भी मैचिंग वाला आपका क्वेश्चन है। निक्षेप दिया गया एक तरफ निक्षेप का नाम दिया गया, सॉरी निक्षेप का स्थान है एक तरफ और निक्षेप का नाम दिया गया है। तो हम इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका चैनल दिया गया है यहाँ पर। तो चैनल किसके साथ मैच हो जाएगा, तो चैनल यहाँ पर दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। पश्च निक्षेप से बनता ही आपका मतलब पश्च निक्षेप ये आपका हो जाएगा। और चैनल मार्जिन जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो चैनल मार्जिन यहाँ पर चौथे के साथ मैच हो जाएगा। पार्श्व अभिवृद्धि निक्षेप होता है। फिर ओवर बैंक फ्लड प्लेन किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। ऊर्ध्व अभिवृद्धि निक्षेप होता है। और वैली मार्जिन जो है ये आपका मिश्रोधक आपका होता है। तो सिंपली ऐसे मैच कर लेना था, निक्षेप का स्थान और निक्षेप का नाम क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने मैच किया होगा और नीचे कोड भी दिया गया है, मैच कर लीजिएगा अपना। और कोई भी आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछिएगा। 99 देखते हैं। जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है, ये आपको बताना है। चूना प्रदेशों के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है विलयन रंध्र बन जाता है। मान लीजिए कि ऐसे नीचे, मान लीजिए मैं आकृति बनाता हूँ ऐसे और नीचे का मैं कर देता हूँ ऐसे। ये नीचे चूना प्रदेश है, जैसे नदियाँ ऐसे बहती हुई जा रही हैं इसमें से। अब ये ढह जाएगा कहीं से बीच से, तो क्या बनेगा, ये आपका एक ऊपर से छिद्र हो जाएगा जिसको ये विलयन रंध्र यहाँ पर बोला जा रहा है। एक बार गूगल में सर्च करके देखिएगा और भी वहाँ पर अभी समय रहता तो मैं ड्राइंग भी दिखा देता आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 100। इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए पूछा क्या जा रहा है कि एकल प्रमुख भू आकृति प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सरल भूदृश्य। इसको बोलते हैं एकल प्रमुख भू आकृति प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जो भूदृश्य होते हैं वो सरल भूदृश्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन कलेक्शन आपको बहुत कम ही मिला होगा। यहाँ पर 101 है, मिल जाएगा। बुकी में पुस्तकें हैं, सूची 2 में यहाँ पर लेखक हैं। तो सबसे पहले पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो ये पुस्तक जो है डब्ल्यू थर्नबरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो ए है आपका, ये यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। और द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, तो ये पुस्तक आपका यहाँ पर तीसरे यानी कि आरजे स्मॉल के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पर अनस्टेबल अर्थ ये तो आपको पता ही होगा, जे स्टेट्स के द्वारा है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ ये जो पुस्तक है एलसी किंग के द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तकों का मिलान था और उम्मीद है कि मिलाया होगा। नीचे कोड भी है, आप राइट आंसर यहाँ पर मिलान के बाद देख लीजिएगा जैसे हमने मिलाया। क्वेश्चन नंबर 102 है। यहाँ पर ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेंग महोदय के द्वारा ये दिया गया था। थोड़ा सा इन लोगों में डिबेट है, डेविस भी इसी के संदर्भ में इनका कॉन्सेप्ट है। तो उनका यही मानना था कि कोई भी स्थलाकृति का उत्थान हो जाता है देन उसके बाद से ही जो है उस पर अपर्दन के एजेंट काम करते हैं, लेकिन पेंक ने उसको नकार दिया। और पेंक ने जर्मन भाषा में ये सारी चीज़ें सारी किसने तो कुछ आलोचना भी इनकी हुई थी बहुत सारी, फिर उसके बाद से धीरे धीरे इनके जो कॉन्सेप्ट है उनको स्वीकार कर लिया गया। अब आगे देखते हैं। इसमें अगला है क्वेश्चन नंबर 103 है और इसमें बोला जा रहा है कि दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं को किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेल बैक इसको बोला जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसके बारे में मैंने बताया अभी ऊपर। इसे क्वेश्चन और मैचिंग वाले में भी देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गिलबर्ट महोदय के द्वारा ही दिया गया था।
अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मेरा एकदम माउथ एकदम बहुत पेन कर रहा है बोलते बोलते, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा इसको। पुस्तक है एक तरफ लेखक है, तो इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले ज्योमॉर्फोलॉजी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका यहाँ पर लोवेक के द्वारा लिखी गई है। एसेज इन ज्योमॉर्फोलॉजी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है ड्यूरी के द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बाद से फिजिकल ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है स्ट्रॉलर के द्वारा लिखी गई है। और एन आउटलाइन ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है आपका वोल्डरिज एंड मॉर्गन के द्वारा लिखी गई है। तो सिंपली ऐसे मैच कर लेना था। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इनको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका कूट उसमें, और आगे जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह। यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है, तो भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह जो होता है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 107, झील माला ठेठ रूप से किसकी विशेषता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है हिमानी द्रोणिका का उदाहरण, एक प्रकार की झील है जो इस पे बनती है हिमानी द्रोणिका पे, और इसी को आई थिंक पैटरनॉस्टर झील इस तरीके से बोला गया है, तो ये भी आपको कंसिडर करना है। और यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैचिंग वाला है 108 है। तो सूची 1 में केदरा निर्माण से संबंधित सिद्धांत है, कंदरा निर्माण है, केदरा लिखा है यहाँ पर, कंदरा निर्माण से संबंधित सिद्धांत, और विद्वान दिया गया है। आई थिंक सेम वही है आपका, आप इसको मिलाकर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दो चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा, ये पता है डेविस महोदय के द्वारा। जल स्तर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। इसे ये जो है आपका चौथे के साथ है, स्विनटर्न के द्वारा दिया गया था। फिर स्थितिक जलखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है आपका दूसरे के द्वारा गार्डन महोदय के द्वारा। अतिक्रमण सिद्धांत जो है मैलेट के द्वारा दिया गया था। तो सेम है, थोड़ा सा टर्मोलॉजी यहाँ पर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए, लेकिन देखिए क्वेश्चन अलग अलग सत्र में कैसे पूछे गए हैं, कुछ बदलता नहीं, बस समझने की प्रक्रिया। अगर कॉन्सेप्ट को और थ्योरी को समझ लिया तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 109, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमी या अपर्दन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्पाटन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में है, इसको देख लेते हैं, फिर मैं उसका राइट आंसर आपको बता दूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। अभिकथन ए है, अभिकथन कारण बी है, चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। रासायनिक अपक्षयण की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अब दोनों स्टेटमेंट अलग अलग क्षेत्रों के बारे में दिया गया है, तो इनको देख के अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए, चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता, ये सही बात है। चट्टानों में कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, उसमें आपका भौतिक जैसे ताप दाब होता है, रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं जिससे चट्टानें टूट फूट आपकी होती हैं, तो वही बोला जा रहा है उत्कृष्ट विशेषता है। और उसके बाद से यहाँ पर रासायनिक अपक्षयण की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है, यानी कि किस प्रकार से इनका अपक्षयण होगा या अपरदन होगा वो आपका किस पे निर्भर करती है, जल पे, वायु तापमान पर ये निर्भर करती है। इसलिए अभिकथन कारण दोनों से ही, और कारण जो है अभिकथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, अभी दिखा देता हूँ आप। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कूट का जो अनुसार जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आइए अब अगला इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है, डेविस के साथ असहमत होते हुए क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनी प्लेन यानी स्थलीय प्राय को उखाड़ दिया। तो इन चार विकल्पों में से बताना है। बेसिकली क्रिकमे के द्वारा कौन सा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया था, जैसे कि पेनी प्लेन का जो इस्तेमाल यहाँ पर डेविस महोदय ने किया संप्राय मैदान के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 111 का, वो है पेनी प्लेन शब्द था वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है, सक्रिय परत पद संबंधित है किससे, यहाँ पर बताना है। तो ये जो है परिहिमानी प्रक्रिया के साथ जो है आपका संबंधित है सक्रिय परत पद, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है आपका। सूची 1 में अवधारणा या सिद्धांत है, सूची 2 में प्रतिपादक यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम इसे मैच कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आपका आधार स्तर दिया गया है, तो किसके द्वारा ये मैच हो जाएगा, तो आधार तल की संकल्पना ये पावेल महोदय के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, पावेल महोदय के द्वारा आधार तल। फिर समांतर निर्वर्तन का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है आपका डब्ल्यू पेंग के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। अपर्दन चक्र का यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका यहाँ पर WM डेविस के द्वारा दिया गया था। धारा दक्षता और क्षमता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये JK गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था। तो अपर्दन चक्र WM डेविस, धारा दक्षता और क्षमता JK गिलबर्ट, समांतर निवर्तन W पेंग के द्वारा, आधार स्तर JW पावेल के द्वारा। तो ऐसे मैच कर लेना है और नीचे कोड भी दिया गया, आप देख लीजिए, इसको मैच कर सकते हैं। फिर से आपका वंस अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर है सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। तो इसे भी मैच कर लेते हैं। तो गोर जो आपका मैच हो जाएगा वो किसके साथ, ये आपका वायुड क्षेत्र से संबंधित है। द्रोणिका किसके साथ मैच हो जाएगा, ये परिवर्तन पट्टी से आपका संबंधित है। ग्रेबो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ग्रेबो आपका स्थल मंडल से आपका संबंधित है। ग्रोइन ये किसके साथ हो जाएगा, ये वेलांचल के साथ मैच हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे मैच करना था। नीचे आपका कोड भी दिया गया, देख सकते हैं आप। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है। भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए किताब भी यहाँ पर पूछ लिया गया, ये किताब मैंने ऊपर नहीं बताया था, लेकिन ये भी याद रखना है। एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, वर्तमान भूत की कुंजी किसने दिया, कैसे बदल बदल के 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर इससे देखने को आपको मिल गए। तो 115 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, थ्योरी ऑफ द अर्थ एक पुस्तक थी जेम्स हटन महोदय की, उसी पुस्तक में ये आपका मेंशन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रकार्य है अवधारणा को अभिव्यक्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका WM डेविस ने, विलियम मॉरिस डेविस, ये अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कह सकते हैं थे। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन है महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है, और इसके समर्थन में क्या क्या साक्ष्य जो है वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था उसके संबंध में आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन एक हमने ऊपर किया था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका जिक्सा फिट वाला कॉन्सेप्ट है और विभिन्न क्षेत्र में जीवाश्म, जिसमें आपका ऑप्शन सी दिया गया है, ये प्रमाण उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। समुद्र अधिस्थल प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हैस और डाइट के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था समुद्र तल प्रसार वाला सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कह लीजिए, 119 है, और ये आपका मैचिंग वाला है। सूची 1 में यहाँ पर अपर्दन चक्र के कारक दिए गए हैं और सूची 2 में यहाँ पर आपके अपर्दन के लक्षण दिए गए हैं। तो अब हम इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले बहता जल आपका दिया गया है, तो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये जो है आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। अधकर्तिका विसर्प जो इसका लक्षण है। फिर उसके बाद गतिशील हिम जो है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, वो पहले के साथ। निलंब घाटी जो इसका लक्षण है। बहती हवा जो है इसके द्वारा, ये किसके द्वारा मैच होगा, तो ये आपका चापाकार टिब्बा देखने को मिलता है जो आपके ड्राई एरिया जैसे रेगिस्तानी भाग है। लहर का टकराना, ये जो है शीर्ष खाड़ी जो है शीर्ष और खाड़ी से आपका संबंधित है। तो जैसे हमने मैच किया देख लीजिए आप, और नीचे कोड भी दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉर्न जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। इसमें पूछा जा रहा है अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से क्रम जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, आई होप कि अभी याद होगा। देखिए 2013 में पूछा गया था और 2016-17 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएंगे, यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अब इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुंज मिंडल रिसवुर्म जो है ये क्रम आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें पूछा जा रहा है भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर ने क्या कहा था। अभी ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था, ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसको क्रेटोजन इन्होंने कहा था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 आपका है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है। अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए में दिया गया हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निश्रण मतलब अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं ये आपको बताना है।
बताना क्या, इसको स्टेटमेंट को देखना है, समझना है। फिर कम सांद्र लावा का उद्गार शांत होता है। दो यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए गए, दोनों को समझने के बाद आपको राइट आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123, इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर हो जाएगी। हवाई द्वीप पर ज्वालामुखी उद्गार निःसरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के होते हैं, यानी ज़्यादा विस्फोटक नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ कम सांद्र लावा का उद्गार शांत होता है, ये आपको, ये भी मतलब आपका सही हो जाएगा। जो आपका कारण आर है और आर ए को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि शांत होगा तो ये ज़्यादा इसमें से आपको उद्गार देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हवाई द्वीप में ज्वालामुखियों की ये विशेषता है, या कह लीजिए शांत प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। ये एक तरफ नदी दिया गया है और एक तरफ डेल्टा का प्रकार दिया गया है। कौन सी नदी के द्वारा किस प्रकार का डेल्टा यहाँ पर बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मिसिसिपी दिया गया है, तो मिसिसिपी के द्वारा जो है यहाँ पर आपका पंजाकार डेल्टा यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये आपका पंजाकार के साथ यहाँ मैच कर दीजिए। गंगा के द्वारा कैसा डेल्टा बनाया जाता है, तो गंगा के द्वारा यहाँ पर चापाकार डेल्टा बनाया जाता है। नर्मदा के द्वारा क्या बनाया जाता है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाया जाता है। पीली नदी का पुराना मार्ग जो है किस प्रकार का है, ये आपका परित्याक्त प्रकार का ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना था। नीचे आपको कोड दिया गया है, उसके अनुसार आप राइट आंसर भी लगा सकते थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ये प्राकृतिक तटबंध। ये युवा अवस्था की विशेषता नहीं है, ये नदी जब आगे आपकी बढ़ती है उसके बाद जो अवसाद लेकर जाती है, जब उसका वेग कम हो जाता है तो उन अवसादों का डिपोजिशन या निक्षेपण अपने साइड में करने लगती है, उससे प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। तो युवा अवस्था के विशेषता नहीं है वो बोला जा रहा है। युवा अवस्था में गार्ज है, केनियन है, इस तरीके से नदी अपने तली में प्रदन करती है, ये सारी विशेषता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। इसमें बोला जा रहा है कि वायु की दिशा के दाहिनी कोण पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ टिब्बा इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें पूछा जा रहा है यह किसने कहा था कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर समतल या नतोदर होती है। तो ये जो है पेंक महोदय के द्वारा कहा गया था, जर्मन ज्योग्राफर ये भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पर अभिकथन में बोला जा रहा है कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं। तर्क में बोला जा रहा है अभिसरण प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। बस एक्सप्लेन यहाँ पर आर जो है इसको नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेशों में सैलों का अपक्षय करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेटीकरण। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। यहाँ पर बोला जा रहा है लेखक एक तरफ है एक तरफ पुस्तक है, तो मैच कर लेते हैं। तो ए जो यहाँ पर मैच हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ए का आपका दूसरा हो जाएगा, यानी वुलरीज एवं मार्गन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो है आपका यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी। फिर थर्नबरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो इनके द्वारा स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, अभी अपने पहले भी क्वेश्चन में देखा था। वॉन रिchthofen ये भी जर्मन ज्योग्राफर है, तो इनके द्वारा जो है आपका पहला हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक लिखी गई थी। स्टीयर्स के द्वारा अनस्टेबल अर्थ लिखी गई थी। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना था। तो यहाँ पर कोड के अनुसार आप देख के राइट आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि हमने इसको मैच ही कर दिया। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदी आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के सनस्तर में निर्मित हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब कौन सा ऐसा आकृति है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका एस्कर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। और देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है उनके द्वारा। अगला जो क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 133 आपका है उत्खात भूमि यानी बैड लैंड स्थल आकृति निम्नलिखित में से मिलीजुली क्रिया का उत्पाद होती है। किसकी मिलीजुली क्रिया का उत्पाद होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका पवन और जल के द्वारा ये निर्मित आपकी होती है।
अगला जो इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, ये जो आपका पूछा जा रहा है कि भू अभिनति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आई होप कि ये आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हाला और डाना के द्वारा ये दिया गया था। अगला जो इसमें क्वेश्चन है बेस लेवल अवधारणा की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका JW पावल के द्वारा जो है बेस लेवल की अवधारणा यहाँ पर दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ। अब देखिए सूची 1 एक तरफ दिया गया, एक तरफ सूची 2 दिया गया, आप देख पा रहे हैं जैसा कि। तो सूची 1 में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई स्थलाकृतियों के बारे में और सूची 2 में स्थलाकृतियां दी गई हैं, तो उसके साथ मैच करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है कि थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ। ए में दिया गया है कि ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक हाल के जलोढ़क से बना होता है, यहाँ पर वो किस प्रकार की आकृति होती है। तो ये वो जो है यहाँ पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, वायु निक्षेप के द्वारा ये होता है। फिर डीप सी समतल, ये किसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये जो है आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, वितलीय मैदान जो होता है, डीप सी समतल। पवन की गतिविधियों से निर्मित समतल कौन सा होता है। तो वो जो है आपका लोयस का मैदान हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, सी जो है आपका। तो उसके बाद से लास्ट में जो दिया गया जलोढ़क की छीनी परत से कुछ ढकी समतल सतह को क्या बोलते हैं। तो उसको पदस्थली यहाँ पर बोला जाता है। तो ऐसे मैच कर लेना था। तो उम्मीद करता हूँ मैच भी क्या होगा, आपने नीचे कूट दिया गया है, उसके अनुसार राइट आंसर लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, वर्तमान अतीत की कुंजी है। ये आप सभी को पता है, कई बार देखिए 2013, 14, 15, 16, 17 ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंसिया का भाग था, ये आपको बताना है। तो विग्नर वाली थ्योरी अगर पढ़ी होगी आपने तो अच्छे से बता पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका चीनी प्लेट जो है लॉरेंसिया का यहाँ पर भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 140 है और ये मैचिंग वाला है, थोड़ा छोटा मैं करता हूँ। तो सूची 1 यहाँ पर दिया गया है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो एक तरफ यहाँ पर भ्रंश के अलग अलग टाइप दिए गए हैं और उसके संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसे मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सामान्य भ्रंश दिया गया है आपका, तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा। तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। दोनों सेल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन सामान्य आपका भ्रंश कहलाता है, याद रखना। उत्क्रम भ्रंश के संदर्भ में आपका क्या सही होगा। तो उत्क्रम भ्रंश दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सेल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन होना उत्क्रम भ्रंश होता है। पार्श्व भी जो है आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर भ्रंश तल के सहारे सेल खंड का क्षैतिज विस्थापन पार्श्व आपका यहाँ पर जो है भ्रंश कहलाता है। और स्टेप भ्रंश जो है आपका इसमें जब देखिए इसको थोड़ा ऊपर मैं कर देता हूँ, दिखाई देगा आपको, आई होप कि अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर स्टेप भ्रंश जो है आपका जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो तो उसको स्टेप भ्रंश कहते हैं। तो जो है उसके सामने वाला ही उसका यहाँ पर मैचिंग ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार आप राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 141 है आपका। कगार यानी कि खाई प्रवण कब प्रकट होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है तो आपका कगार या खाई प्रवण प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 या 142 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें देखिए पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नदी या हिमानी निक्षेपों की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हिमानी थैन मैदान जो है आपका नदी हिमानी निक्षेपों का पहचान है। नदी हिमानी निक्षेप के द्वारा ये आकृति देखने को मिलती है। बाढ़कृत मैदान जो है आपका नदी के द्वारा केवल होती है। पेनिप्लेन भी नदी है आपका, पेनिप्लेन भी नदी है। आई होप कि ये आपने क्लियर कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मैचिंग वाला है। क्वेश्चन नंबर 143 आपका है। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ पर सूची 1 है और यहाँ पर सूची 2 है। तो नदी दी गई है, बस्तियाँ, पवन, चट्टाने, फिर उसके बाद से दूसरे तरफ बलुआ पत्थर, झंझा, तटबंध, उपग्रह। तो इस तरीके से दिया गया है ये क्रम और इसको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर ए जो दिया गया है इसका जो मैचिंग यहाँ पर हो जाएगा नदियों का, तो वो आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। नदियों के द्वारा तटबंध यानी प्राकृतिक तटबंध बनाए जाते हैं। बस्तियाँ किसके साथ मैच हो जाएगी। तो बस्तियाँ जो है आपका उपग्रह के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर पवन किसके साथ मैच हो जाएगा।
तो पवन दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। झंझा, जो पवन के अंदर देख, पवन ही एक झंझा का रूप होता है जिसमें बारिश और दोनों होता है। ये चट्टाने जो है आपका बलुआ पत्थर एक प्रकार की चट्टान है, ठीक है। और ये किस रूप में बलुआ पत्थर बदल जाता है, यहाँ पर क्वार्टरजाइट में बदल जाता है, सैंडस्टोन जिसको बोलते हैं रूपांतरित रूप में। तो ऐसे मैच कर लेना था। नीचे आपका कूट भी यहाँ पर दिया गया, आप देखिए इसके अनुसार राइट आंसर भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। इसमें पूछा जा रहा है उल्का यानी कि मिटियोर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है या प्रवेश कर गया हो, वो आपका मिटियोर या उल्का पिंड होता है। ये आपको पता है, सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो जो आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह हैं उनके बीच में जो एस्टेरॉइड की बेल्ट आपकी होती है, जो उल्का पिंड होते हैं, उसके संदर्भ में ये बोला जा रहा है। जैसे बुध, शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद से ये एस्टेरॉइड का बेल्ट होता है, फिर उसके बाद बृहस्पति, आपका इस तरीके से ग्रहों का क्रम चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 145 है। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 यहाँ पर दिया गया है और इसे मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका ब्लॉक माउंटेन यहाँ पर दिया गया है, तो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये जो है आपका यहाँ पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। विंध्याचल जो एक ब्लॉक माउंटेन है। फिर उसके बाद वैल्केनिक जो माउंटेन कौन सा इसमें हो जाएगा, तो वो आपका चौथा हो जाएगा माउंट पोपा, ये वॉल्केनिक माउंटेन है, मतलब ज्वालामुखी वाला। फिर उसके बाद से रेलवेक्ट जो है किस प्रकार का यहाँ पर माउंटेन है, तो ये जो है आपका यहाँ पर पहले के साथ मैच हो जाएगा। अरावली जो है रेलवेक्ट प्रकार का अवशिष्ट पर्वत जिसको बोलते हैं। फिर फोल्ड माउंटेन कौन सा है, तो ये जो है आपका यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। पेनीवेस जो है आपका फोल्ड माउंटेन है, और हिमालय भी आपका इसी प्रकार से है। तो आई होप कि आपने इस तरीके से इसको मैच कर लिया होगा, और राइट आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इस कूट को देख के बता देना है। अब इसके बाद से इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने 150 बोला था, आई थिंक लग रहा है इसमें 146 के आसपास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हमारी मतलब इसको ये क्वेश्चन की सीरीज जो है कंप्लीट होता है, ज्योमॉर्फोलॉजी वाला जो हम कर रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। आप सभी को पता है लव तरंगे इसको बोला जाता है, एल तरंगे जो धरातल के सतह पे चलती हैं, और जिग जैक ऐसे ऐसे चलती हैं। आप समझिए, थोड़ा सा मैं फिर से इसको क्लियर करके बनाता हूँ। ये मतलब जिग जैक ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे पूरा चलती है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये बड़ा डेंजरस होती है, इससे ज़्यादा विनाश होता है। बाकी 3 तरंग होती है, पी, एस आपका, एल होता है। पी जो आपका होता है, ये तीनों माध्यम में गुजरता है, ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके से सब पता है आपको। तो भूकंप में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत करके, लगभग मुझे लग रहा है अभी जो टाइम हो रहा है आपका 1 घंटा 36 मिनट आपका हो रहा है। इतने मिनट में मैंने 146 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जियोमॉर्फोलॉजी के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जो 10 यूनिट आपके हैं, इसमें सारे, जैसे चाहे ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ईवीएस वाला पार्ट हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, इन सभी से मैं जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन है, सोर्स मैंने बता ही दिया, ये सारे मैं करा दूंगा, जिससे आपको चाहे टीजीटी हो गया आपका, पीजीटी हो गया आपका, किसी भी राज्य का मैं बोल रहा हूँ, एलटी हो गया आपका, एनवीएस हो गया आपका, केवीएस हो गया आपका, नेट हो गया आपका, ठीक है, नेट हो गया, जेआरएफ आप कह लीजिए, इसी में जेआरएफ हो गया आपका। इन सारे एग्जामों में ये जो है आपको हेल्प करने वाली है। बड़ा एफर्ट लगा है बनाने में, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हो सकता है किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो या कुछ गलतियां हो गई हो बाय मिस्टेकली मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवेयर करा सकते हैं, मैं उसको करेक्ट करा दूंगा आप सभी को। बाकी नेक्स्ट यूनिट जो हमारी रहेगी इस सीरीज में, जो मैं ये ज्योग्राफी का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी से भी लगभग हम कितने प्रश्न करेंगे वो भी मैं इसी में आपको अनाउंस कर देता हूँ, बता ही देता हूँ। तो इसमें भी लगभग हम मुश्किल से मतलब 150 के आसपास यहाँ भी क्वेश्चन देखने को आपको लगभग 150 या 130 के आसपास क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी में भी करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे शब्दों को बदल के कईयों बार अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अब मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते, क्योंकि लगातार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं अब बोलूँगा। और आपको ये एफर्ट कहीं से भी अच्छा लगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो आप लाइक करके हमें जो है उत्साहवर्धन दे सकते हैं। शेयर करें ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए यहाँ पर, और इसके बाद से ये जो घंटी का निशान होता है
उसको आपको क्या कर लेना है, प्रेस कर लेना है, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलती रहे। और भी सब्जेक्टों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, पेपर 1 भी कवर करेंगे। तो निश्चित रूप से आप नए व्यूवर हैं तो जुड़िए, ईमानदारी के साथ हम मेहनत करते हैं, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का इस पर चार्ज नहीं है। आप कहीं जाइए, इस तरीके से 2-4 वीडियो मिलेगी आपको, पेड क्लासेज या नोट्स हम आए जाएंगे। बाकी आप समझदार हो, तो उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। फीडबैक अपना लिखिएगा और किस तरह के और कंटेंट आप चाहते हो जिससे आपको हेल्प हो परीक्षाओं में, वो भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।